आवाज आ रही क्या देखो एक बार। एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बता दो, लेक्चर शुरू कर देंगे। ओके, क्लियर है। चलो शुरू करते लेक्चर। चल रहा है अपना 12th केमिस्ट्री बोर्ड क्रैश कोर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज नथिंग बट द आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर अभी तक हमने डिस्कशन किया है इंट्रोडक्टरी पार्ट, एसिड बेस, पीएच, पीओएच लास्ट लेक्चर के अंदर। ओके, आज के लेक्चर में हमें रिमेनिंग कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। क्या है रिमेनिंग कंसेप्ट? देखो, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे बफर सॉल्यूशन, उसके बाद आएगा सोलुबिलिटी और एक है कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, सोलुबिलिटी और बफर सॉल्यूशन का जो पार्ट है इसके अंदर हमें न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, थ्योरी भी पूछा जा सकता है। कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। चलो शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन? देखो, बफर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच फिक्स होता है। ओके, द सॉल्यूशन which has a fixed pH, which has a fixed pH, जिसका pH फिक्स होता है and resist to change the pH, resist to change pH, अपना pH इसमें अपना pH चेंज नहीं होने देता, जिसका pH फिक्स है और अपना pH चेंज करने के लिए रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, अपोज करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। आराम से, बफर सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं हो सकता इवन यू एड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, लास्ट दो लेक्चर में हमने क्या समझा? अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो H प्लस बढ़ेगा, अगर H प्लस बढ़ेगा तो pH कम हो जाएगा। लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH बदलता नहीं है। ओके, इवन यू ऐड स्ट्रॉन्ग बेस, आपने स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड किया, अब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने के बाद सॉल्यूशन में OH माइनस बढ़ेगा, अगर सॉल्यूशन में OH माइनस बढ़ा तो उसका POH बढ़ेगा, सॉरी POH कम होगा, मतलब pH बढ़ेगा। समझ रहे हो? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो pH कम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो pH बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं होते, मतलब pH बदलता ही नहीं है, ओके, देन सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ बफर सॉल्यूशन। और एक पॉइंट इसमें, बफर सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट भी किया। कैसा किया? क्या किया? डाइल्यूट। डाइल्यूट में तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, फिर भी इस सॉल्यूशन का पीएच नहीं बदलता। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कौन सा सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन। ओके, आराम से समझना। बफर सॉल्यूशन जो है ये बेसिकली इसके लिए यूज होता है, जैसे आपको फूड प्रिजर्वेटिव मालूम होगा। फूड प्रिजर्वेटिव में कोई भी फूड जो होता है या मेडिसिन जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है इन पर्टिकुलर मीडियम, तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो खराब ना हो। ओके, तो समझो कोई फूड खराब हो रहा है इन एसिडिक मीडियम, तो हम ऐसा बफर डालेंगे जो बेसिक मीडियम मेंटेन करके रखा है, मतलब वो खराब नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा। तो ओके, समझ रहे हो? तो प्रिजर्वेशन के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए ये सॉल्यूशन खास करके यूज होता है। या आपने सुना होगा ना कि ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो स्लाइटली मोर देन 7 होता है। अगर आपको याद होगा तो नियर टू 7.4 होता है, मतलब इट इज स्लाइटली बेसिक होता है। कैसा होता है? स्लाइटली बेसिक होता है। समझ रहे हो? तो अपने बॉडी में भी कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 और HCO3 माइनस, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो काम करता है बफर सॉल्यूशन का। किसका काम करता है? बफर सॉल्यूशन का। ये आपको समझना है। चलो कॉन्सेंट्रेट। अब ये जो बफर सॉल्यूशन है इसके दो प्रकार है।
पहला बफर सॉल्यूशन है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कौन सा बफर सॉल्यूशन? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और दूसरा जो बफर सॉल्यूशन है वो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन। आराम से, एसिडिक बफर सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो पीएच होगा एसिडिक बफर का वो लेस देन 7 होगा, और बेसिक बफर का जो पीएच होगा वो मोर देन 7 होगा, क्योंकि एसिडिक बेसिक नाम से ही पता चल रहा है। देखो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो एसिडिक बफर है ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। किसका? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, उसी एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, उसी एसिड का सॉल्ट लेकिन किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से एक बार, एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और उसका ही सॉल्ट, लेकिन किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एसिडिक बफर। सेम मैं यहां पर लिखने वाला हूं, बेसिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है? देखो, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, उसका ही सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। आराम से समझिए, यहां पर मिक्सचर है, ओके, दोनों में भी weak acid and its salt with strong base is the acidic buffer, weak base and its salt with strong acid is a basic buffer। आराम से, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने कहा CH3COOH एसिडिक एसिड है और इसको मिक्स कर दिया CH3COO यानी मतलब सोडियम एसिड, वीक एसिड and its salt with strong base, दोनों का मिक्सचर है, then it is called as a acidic buffer। हाँ, एट द सेम टाइम जैसे वीक बेस लेता हूं मैं, वीक बेस ले लिया मैंने NH4OH प्लस क्या? NH4Cl, इन दोनों का मिक्सचर, ओके। वीक बेस और उसका सॉल्ट NH4Cl लिया, मतलब NH4OH और HCl का सॉल्ट है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये हो गया बेसिक बफर। और एक पॉइंट हम याद रखेंगे, pH of acidic buffer is always less than 7 while pH of basic buffer is always greater than 7। मतलब यहाँ पर और एक टाइप हो सकता है जिसकी pH 7 होगी, मतलब न्यूट्रल बफर। एसिडिक हुआ, बेसिक हुआ, तो और एक हो सकता है न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल अपने सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको नीट जेई के लिए है, मतलब एनसीईआरटी में है, ना ही स्टेट बोर्ड के लिए। क्या क्या पता है? देखो, अगर डेफिनेशन आया तो आप इस हिसाब से लिखेंगे। बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन इज अ solution which has a fixed pH and resists to change its pH even by addition of small amount of acid, small amount of strong base or dilution of solution। ऐसा कुछ करो फिर भी जिसका pH चेंज नहीं होता pH चेंज, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। इसके दो प्रकार है, एक है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा है बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिक्सचर है, किसका? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन जो है ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? वीक बेस और उसका सॉल्ट, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये आपको समझना क्लियर? अब देखो, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। अब अगला कंसेप्ट क्या है कि इसमें और एक थ्योरेटिकल पॉइंट पूछा जाता है, एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन या एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है समझो, समझने की कोशिश करो। बफर एक्शन मतलब क्या कि ये एज अ बफर कैसे काम कर रहा है, इसमें एसिड डालने के बाद भी पीएच कैसे चेंज नहीं हो रहा है या पीओएच कैसे चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एसिड डाला तो H प्लस बदलेगा, H प्लस बदला तो पीएच बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? बफर सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसका बफर एक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने अभी हेडिंग डाला यहाँ पर, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके, ऐसा ही मैं आपको बोल रहा हूं। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन।
तो ये दोनों कंसेप्ट करेंगे। थ्योरी है, थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, ध्यान देना एवरीबॉडी। जैसे देखो अब ये भी कहा कि एसिडिक बफर जो है मिक्सचर होता है वीक एसिड का। वीक एसिड मैंने ले लिया बच्चों एसिटिक एसिड प्लस उसका सॉल्ट, ओके, कौन, सोडियम एसिटेट। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ चाहिए ना, सोडियम एसिटेट ले लिया, मतलब NaOH और एसिटिक एसिड का सॉल्ट, ओके, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। तो मैं वापस ऐसा क्वेश्चन अगर मुझे थ्योरी में पूछा जाता है तो मैं वापस यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेशन वो एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा लिखेंगे। फिर एग्जांपल में ये कंसीडर करेंगे। इसके आगे लिखेंगे कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। इनका डिसोसिएशन कंसीडर करो। जैसे CH3COOH वीक एसिड है, मतलब रिवर्सिबली डिसोसिएट होगा। अगर रिवर्सिबली डिसोसिएट हुआ तो इधर बनेगा CH3COO माइनस प्लस, क्या रे बेटे, H प्लस। बात को समझो। अब मेन पॉइंट ऐसा है बच्चों, ये वीक एसिड है। वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होता, बहुत कम डिसोसिएट होता है, नियर टू 30-40% ही डिसोसिएट होता है। तो अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पर एसिटेट आयन और H प्लस आयन बहुत कम होंगे, मैक्सिमम इधर एसिटिक एसिड होगा। क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है। कंसेप्ट समझो। अब इसमें मैंने डाला CH3COONA, ओके, इसको हम बोलते हैं ये सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट एसिटिक एसिड का। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, मैं सिर्फ सॉल्ट लिख रहा हूं। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ तो इधर बनेगा एसिटेट आयन प्लस, क्या रे बच्चों, Na प्लस आयन। क्या टेन बना दिया, ओके। अब देखो अगर आप इसमें एडिशन करते हो, एसिड ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला लाइक HCl, तो HCl क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। ध्यान देना एवरीबॉडी। अब यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होता है, आगे हम आज के लेक्चर में कॉमन आयन इफेक्ट देखने भी वाले हैं। यहां पर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अभी ये जो पहले वाला रिएक्शन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी के ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% डिसोसिएट हुए। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन इसके जैसे, जैसे सेकंड वाले रिएक्शन में एसिडेट आयन है और थर्ड वाले रिएक्शन में एसिड जब डाला तो H प्लस आयन है, तो ये H प्लस आयन और ये H प्लस आयन सेम हो गया ना, ओके। तो ये जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है ये रिवर्स जाएगा। यहां पर फॉलो होता है ली चार्टलियस प्रिंसिपल, जो 11 के सिलेबस में केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में है, ओके। वो ऐसा बताता है कि अगर समझो किसी भी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, अगर हम प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो प्रोसेस बैकवर्ड जाती है, रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो प्रोसेस फॉरवर्ड जाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। वही कंसेप्ट इधर यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ का प्रोडक्ट बढ़ गया, मतलब रिएक्शन कैसे जाएगा, बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड गया तो ये जो H प्लस है बढ़ा हुआ वो रिएक्ट हो रहा है ना, मतलब कंज्यूम हो रहा है। अगर H प्लस कंज्यूम हो गया तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। एसिड डालने के बाद एक्स्ट्रा का जो H प्लस आया था वो कंज्यूम किया किसने, एसिटेट आयन ने, okay, and due to the consumption of that H plus ion, H plus concentration remains constant, pH remains constant, मतलब pH बदला ही नहीं, ओके। देखो आराम से वापस एक बार, यही आपको यहाँ पर बोर्ड में थ्योरेटिकली भी लिखना है, ओके। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, द H plus ion produced by the acid react with the acetate ion form after the dissociation of acidic acid, so that reaction takes place in backward direction as per ली-चार्टलियस प्रिंसिपल। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा ली-चार्टलियस प्रिंसिपल का यूज करके। एंड अगर ऐसा हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डज नॉट गेट चेंज, एंड H प्लस ही नहीं चेंज हुआ तो पीएच भी चेंज नहीं होगा। पीएच कब चेंज होगा, जब H प्लस चेंज होगा, और H प्लस ही चेंज नहीं हो रहा है मतलब पीएच भी चेंज नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो अगर आप इसमें बेस डालते तो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस डाला आपने NaOH डाला तो क्या बनेगा, देखो बच्चों Na प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो पीएच किसके वजह से चेंज होगा, अभी OH माइनस की वजह से, समझ रहे हो क्या। देखो
अब OH माइनस POH को चेंज करेगा और POH बदला मतलब pH बदलेगा, क्योंकि हमें मालूम है ना pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, दोनों का एडिशन 14 आता है। समझ रहे हो ना? अभी देखो, अगर मैंने बेस डाला, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो POH डिक्रीज हो जाएगा, और POH डिक्रीज हो गया तो pH क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन कब? अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो। अभी सुनो, जैसे आप बेस डालेंगे, ये बेस रिएक्ट होगा एसिटिक एसिड के साथ, मतलब इस वीक एसिड के साथ। अब वो तो डिसोसिएट हो गया था सर। अरे डिसोसिएट हुआ था बच्चों, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था ना। It does not undergo complete dissociation, क्योंकि वो कैसा एसिड है? वीक एसिड। मतलब जब आप बेस डालेंगे तो ये बेस क्या करेगा? रिमेनिंग जो एसिड मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, एंड रिमेनिंग एसिड मॉलिक्यूल के साथ अगर बेस रिएक्ट हो गया मतलब OH माइनस जो है वो कंज्यूम हो गया, हम बोलेंगे concentration of OH minus remains constant, ना increase ना decrease। and अगर concentration constant है OH minus का तो pH constant, pH constant है मतलब pH constant है, pH constant है मतलब ये बफर सॉल्यूशन है। समझ रहे हो क्या? देखो, pH POH कब बदलेगा? जब concentration बदलेगा H प्लस या OH माइनस का। ओके, यही हमें यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, when you add strong base like NaOH in the buffer solution, acidic buffer solution, okay, the OH minus of base react with undissociated acetic acid molecule so that OH minus ion concentration remains constant, so pH also remains constant। ओके, अभी देखो, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं बोर्ड एमसीक्यू के लिए बात कर रहा हूं अभी, ध्यान देना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस एसिडिक बफर में एसिड के साथ भी रिएक्ट होने की एबिलिटी है और बेस के साथ भी रिएक्ट होने की एबिलिटी है। ओके, जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। देखो, एसिडिक बफर है, इसका pH लेस देन 7 है, मतलब ये एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसिड तो बेस के साथ रिएक्ट होगा ना। इंटरेस्टिंग क्या है, ये एसिडिक बफर है और फिर भी एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजर्व बेसिसिटी। है ये एसिडिक बफर, बट इसके पास रिजर्व बेसिसिटी है। क्या है? रिजर्व बेसिसिटी है, मतलब उसके पास काबिलियत है कि वो एज अ बेस काम कर सकता है। दैट्स वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। क्लियर? समझा क्या? देखो, अब ऐसा ही और एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट है बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। पहले हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिया था, अब बेसिक बफर सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि बेसिक बफर क्या होता है। बेसिक बफर मिक्सचर होता है किसका? वीक एसिड, सॉरी, बेसिक बफर मिक्सचर होता है किसका? वीक बेस और उसका सॉल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब देखो एवरीबॉडी, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर अभी लास्ट हमने जहां पर डेफिनेशन लिखे थे, वीक बेस है NH4OH और इसका सॉल्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, मतलब कौन? NH4Cl, दोनों। अभी देखो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। आप पॉइंट क्या है, कंसेप्ट क्या है, वापस हम इसका डिसोसिएशन लिखेंगे दोनों का। मतलब एग्जांपल लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिखना है, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, एसिड नहीं, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। अब NH4OH वीक बेस है, रिवर्सिबल डिसोसिएट होगा, बनाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अभी देखो ये वीक बेस है, ओके। अब ये डिसोसिएट हो गया, क्या बनाया? NH4 प्लस प्लस OH माइनस, कॉन्सेंट्रेट। अभी इसमें हमने इसका सॉल्ट का डिसोसिएशन कंसीडर किया, NH4Cl। ये सॉल्ट है, मतलब 100% डिसोसिएट हुआ। 100% डिसोसिएट हुआ तो इधर बन गया NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पर वो कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट देखो, ये पूरा डिसोसिएट होता है, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता। कॉमन आयन आया तो इसका डिसोसिएशन और कम होता है।
ओके, उसके जैसे आयन आए तो ली चैटलेस प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिक्रीज होता है, उसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। एवरीबॉडी, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया एसिड। when you add a small amount of strong acid in a basic buffer solution, क्या होता है चेक करते हैं। HCl डाला, HCl डाला तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। फिर वही डिस्कशन करेंगे कि पीएच बदलेगा अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बदला तो। अब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बदला तो पीएच बदलने वाला है, लेकिन H प्लस मतलब एसिड है और यहाँ पर सॉल्यूशन में बेस है बचा हुआ। क्यों सॉल्यूशन में बेस बचा हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। वो जो वीक बेस है ना, वो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसलिए तो वो वीक बेस है। अब ये रिएक्ट हो जाएगा नहीं H प्लस के साथ, तो वीक बेस अगर रिएक्ट हो गया H प्लस के साथ, समझ रहे हो क्या, देखो वीक बेस अगर रिएक्ट हो गया H प्लस के साथ तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, सो पीएच रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, समझ रहे हो क्या, देखो अब आराम से। अगर इसमें आप ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसमें आप बेस डालते हो, जैसे मैंने कहा NaOH, NaOH को तोड़ो, क्या बनेगा बच्चों, Na प्लस प्लस OH माइनस, Na प्लस प्लस OH माइनस, ऐसा कंपाउंड बनेगा। अब आराम से, अब यहाँ पर OH माइनस आ गया, अब ये OH माइनस पीएच को चेंज कर सकता है, लेकिन OH माइनस और ये डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस देखो, ये कॉमन आयन है, देखो मतलब कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। फिर से ली चैटलेस प्रिंसिपल, प्रोसेस गेट रिवर्स, एंड प्रोसेस रिवर्स हो गया तो जो एक्सेस वाला OH माइनस आयन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर ड्यू टू एडिशन ऑफ NaOH, जो पीएच चेंज करने वाला है, वो OH माइनस कंज्यूम हो जाएगा। अगर OH माइनस कंज्यूम हो गया, OH माइनस कंज्यूम हो गया, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, जो इंक्रीज हुआ था वो क्या होगा, डिक्रीज, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस रिमेन्स कांस्टेंट। पहले हम इंक्रीज क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि आप ऐड कर रहे हो ना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस हिसाब से पीएच में वेरिएशन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन आएगा, वो इंक्रीज होगा। बट जो भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है आइदर H प्लस और OH माइनस, उसे कंज्यूम करने की, खाने की एबिलिटी है किसके पास, बफर सॉल्यूशन के पास। बात को समझो। तो इसीलिए हम वापस बोलेंगे pH of this buffer solution never change by the addition of small amount of strong acid or strong base। कंसेप्ट खत्म। ओके, तो ये बफर एक्शन का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पॉइंट ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बदला तो पीएच बदलता है। किसका कॉन्सेंट्रेशन, आइदर H प्लस का या OH माइनस का, दोनों में से किसी का भी अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो पीएच चेंज होने वाला है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हुआ तो पीएच रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर वही हो रहा है। एसिडिक बफर के एक्शन में भी मैंने वही समझाया, बेसिक बफर के एक्शन में भी मैंने वही समझाया कि अगर हम एसिड डालेंगे तो H प्लस को करने की एबिलिटी रखता है, अगर हम बेस डालेंगे तो OH माइनस को कंज्यूम करने की एबिलिटी रखता है। अब किसी के दिमाग में ऐसा आएगा, सर इसका मतलब बफर सॉल्यूशन का पीएच कभी भी चेंज नहीं होता क्या, इवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो कंसेप्ट समझो, पीएच चेंज नहीं होता अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, मतलब अगर आप लार्जर क्वांटिटी ऐड करेंगे तो पीएच चेंज ही होगा, वहां पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पीएच चेंज होगा लार्जर क्वांटिटी में, स्मॉलर क्वांटिटी में नहीं। जैसे देखो कॉमन हेल्थ इश्यू में कॉमन है, अभी अपना फूड या डाइट का जो प्लान है वो फिक्स नहीं रहता, अभी जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से कॉमन इश्यू आता है, एसिडिटी होता है। अब एसिडिटी हो रहा है मतलब बॉडी के अंदर का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। बात को समझो, अगर हम थोड़ा बहुत एबनॉर्मल डाइट होता है अपना रेगुलर रूटीन से थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं तो बॉडी कैन एडजस्ट, बट बहुत ज्यादा होगा तो बॉडी कैन नॉट एडजस्ट, वहां पर एसिडिटी होगी। समझ रहे हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा, स्मॉल क्वांटिटी एडजस्ट होगा, लार्जर क्वांटिटी नहीं। ओके, मतलब मैं ये समझा रहा हूं, अगर एमसीक्यू के हिसाब से पूछेंगे तो कि लार्जर क्वांटिटी में अगर H प्लस और OH माइनस ऐड होते हैं तो पीएच जरूर चेंज होगा, स्मॉल क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, वो बफर का कंसेप्ट है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट वन पार्ट है, इसमें 2 इक्वेशन है,
उस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। अबे साइंटिस्ट के नाम है, बाकी कुछ नहीं। इनका एक डेरिवेशन दिया है पीएच और पीओएच के डिटर्मिनेशन के लिए। अभी देखो आराम से समझो, इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में है, ये इक्वेशन कैसा आया, लेकिन स्टेट बोर्ड के बुक में इसका डेरिवेशन नहीं है। मतलब आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अगर मेरे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, उसका पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला है pH is equal to pKa plus log of concentration of salt upon concentration of क्या रे बेटे acid। ओके, एट द सेम टाइम अगर बेसिक बफर है तो पीओएच निकालने के लिए फॉर्मूला है पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या रे बेटे बेस। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में है, स्टेट बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में नहीं है। अगर स्टेट बोर्ड की बुक में डेरिवेशन ही नहीं है तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर बफर सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल आया तो इस हिसाब से आएगा। ओके, अब यहाँ पर और एक टर्म आपको अलग से पढ़ने को मिलेगी। जैसे इधर पी के ए है, इधर पी के बी है। पी के ए निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ के ए, पी के बी निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ क्या रे बच्चों के बी। अब के और के बी तो अपना कल ही हुआ, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का के ए, एंड के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका बेस का। मैं बोल रहा हूं अगर न्यूमेरिकल आया तो इस कंसेप्ट के ऊपर आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट आंसर में कि हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज। ओके, वो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें हमें डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ओके, नहीं तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, समझे। तो इस हिसाब से अपना पहला कंसेप्ट आज के लेक्चर का कंप्लीट होता है, दैट इज नथिंग बट द बफर सॉल्यूशन। अब हम जाते हैं टुवर्ड द सेकंड वन कंसेप्ट। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, देखो सेकंड कंसेप्ट ऐसा है, सेकंड कंसेप्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग द सोलुबिलिटी। क्या बच्चों, सोलुबिलिटी। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। पहले कंसेप्ट में कुछ दिक्कत होगा तो पूछो, अपन ये शुरू करेंगे अभी। ओके, बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछ रहा है कोई कमेंट बॉक्स में। बफर सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन व्हिच हैज अ फिक्स पीएच and resists to change its pH even by the addition of small amount of strong acid or strong base। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच फिक्स होता है और वो चेंज नहीं हो सकता इवन बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेक्चर अगर शुरू से देख रहे होंगे आप तो मैंने शुरू में इसका डेफिनेशन, इसके टाइप आपको समझाया है। ओके, क्लियर। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी कंसेप्ट है सोलुबिलिटी का। सोलुबिलिटी हमने ये जो प्रीवियस चैप्टर देखा बेसिकली सॉल्यूशन, उसमें भी ये पार्ट देखा था। सोलुबिलिटी मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। क्या क्या, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट dissolved in solvent, maximum quantity of solute dissolved in solvent to form a saturated solution। कैसा solution? Saturated solution। Saturated solution बनाने के लिए सोलूट का जो हम मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो ऐड होगी किसकी, सोलूट की, उस क्वांटिटी को बोलते हैं क्या बच्चों, सोलुबिलिटी। ओके, the maximum quantity of solute dissolved in solvent to form a saturated solution। saturated solution मतलब जिसमें और ज्यादा सोल्यूट नहीं डिजॉल्व होता, जितना डिजॉल्व हो रहा है वो
मैक्सिमम है, बियॉन्ड उससे ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता, देन सच क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ सोलुबिलिटी। ओके, अभी इस चैप्टर में हमें सोलुबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं देखना है, हमें देखना है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। क्या देखना है? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। ओके, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या, देखो आराम से, इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। एक्चुअली सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का। किसके अंदर के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का? जहां पर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हो, मैक्सिमम सोल्यूट जिसमें आपने डिसॉल्व किया है, उस सॉल्यूशन में आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट मतलब सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेट में सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे देखो, मेरे पास एक सॉल्ट है ए बी, ये डिसॉल्व हो गया, तो यहां पर बना ए प्लस प्लस बी माइनस, ऐसा। अब थोड़ा सा इसको और इलॉबरेट अगर करते हैं, जैसे मैंने कहा ए के एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और बी का जो कोएफिशिएंट है वो वाई है, मतलब ए एक्स बी वाई, ऐसा है। ओके, तो क्या होगा? एक्स नंबर ऑफ ए बनेगा और वाई नंबर ऑफ बी बनेगा। एकदम सिंपल है, ध्यान देना प्रॉपरली, आप समझ जाएंगे। आप यहां पर अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई कर दे के, तो ऐसा आप फॉर्मूला लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस टू द पावर वाई डिवाइड बाय, क्या रे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स बी वाई, ऐसा। आयंस टू अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ऐसा मैंने यहां पर रेशियो ले लिया। अब देखो, सोलुबिलिटी जब हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे, हमने वहां पर यह देखा था कि सोलुबिलिटी फिक्स होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ए एक्स बी वाई का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा है तो हम ऐसा बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस टू द पावर वाई डिवाइड बाय, क्या रे बेटे, के डैश, मतलब कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट डिवाइडेशन में इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मतलब आप ऐसा लिखेंगे, k इंटू के डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस टू द पावर वाई। देखो एवरीबॉडी, अब के डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के डैश ए एक्स बी वाई का कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अगेन रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो उस कांस्टेंट के लिए यहां पर सिंबल दिया जाता है केएसपी। केएसपी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बच्चों, ए प्लस टू द पावर एक्स इंटू बी माइनस टू द पावर क्या, वाई। तो इस केएसपी को बोलते हैं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, या इसके लिए और एक नाम यूज होता है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और एक सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। समझ रहे हो क्या? देखो, तो इस सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला बना, आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसका कोएफिशिएंट, आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू इसका कोएफिशिएंट। तो इस हिसाब से हम सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, molar concentration of its ion in a saturated solution raised to पावर में लिया है its stoichiometric coefficient, उसका जो stoichiometric coefficient है वो आपको उसके पावर में कंसिडर करना है। जैसे a के पावर में मैंने x लिखा है, b के पावर में y, मतलब ये उसके stoichiometric coefficient। ओके, इसको हम बोलते हैं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। देखो देखो एवरीबॉडी, जैसे मैंने ऐसा लिखा कि मेरे पास कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, मेरे पास BaCl2 है, अब इसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, तो देखो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, एक Ba है, दो क्लोरीन है, मतलब हम ऐसा लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। सिर्फ Cl माइनस का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर। क्यों? क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। और एक लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि AgBr है,
एक कैटायन है, एक आनायन है, तो KSP के लिए फॉर्मूला आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बच्चों Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस। अब दोनों का भी कोएफिशिएंट 1 1 है, तो पावर में मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब टू द पावर 1 हो गया। ओके, तो सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी की डेफिनेशन आ सकती है। अभी ये डेफिनेशन हमने सॉल्यूशन में भी देखा था, या सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन आ सकती है। सिर्फ याद रखो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट जो है बच्चों वो कंसिडर किया जाता है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कहां पर कंसिडर किया जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, मतलब जहां पर आप मैक्सिमम सोलूट डिसॉल्व कर चुके हो, उससे और ज्यादा सोलूट डिसॉल्व नहीं होता। और इसी वजह से ये जो सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसको हमने कांस्टेंट लिया है। क्यों कांस्टेंट लिया है? कि फर्दर सोलूट ऐड नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम क्वांटिटी है, वो मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी होती है, इसलिए ये कंसिडरेशन। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन भी है और एक ओके उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? नहीं, ठीक है, क्लियर। तो अगला कंसेप्ट है, और अगला कंसेप्ट ऐसा है, अगला कंसेप्ट ऐसा है कि हम ये डिस्कस करना चाहते हैं अभी अगले कंसेप्ट में कि इस बफर सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है। देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन सोलुबिलिटी and solubility product सोलुबिलिटी और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है? सोलुबिलिटी के लिए सिंबल होता है यस। ओके, सोलुबिलिटी मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी विच गेट डिसॉल्व टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है? देखो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, जैसे अभी अभी हमने एक सॉल्ट लिया था AXBY, ये डिसोसिएट हुआ तो x नंबर ऑफ A प्लस बना, y नंबर ऑफ B माइनस बना। आराम से ध्यान देना। अब इसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हमने दिया था, कैसा दिया था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस टू द पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस टू द पावर क्या y। अभी प्रीवियस कंसेप्ट है, अभी अभी हुआ। ओके, अभी देखो, अगर समझो AXBY की सोलुबिलिटी यस है, कितनी है? यस, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है AXBY का, बट A का कोएफिशिएंट x है, मतलब A की सोलुबिलिटी x इंटू एस होगी, तो B की सोलुबिलिटी y इंटू एस होगी। बात को समझने की कोशिश करो। ओके, x की जो सोलुबिलिटी है, x की जो सोलुबिलिटी है वो है कितनी? सॉरी, x की नहीं, AXBY की सोलुबिलिटी कितनी कंसीडर की हमने? यस, लेकिन A का कोएफिशिएंट x है, तो इसलिए जब आप A प्लस की सोलुबिलिटी निकालेंगे तो x इंटू एस किया, वैसे ही B माइनस की सोलुबिलिटी y इंटू एस किया। अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा, KSP इज इक्वल टू क्या बच्चों? x इंटू एस, A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x, B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन y इंटू एस टू द पावर क्या y। सॉल्व करो इसको, x टू द पावर x इंटू s टू द पावर x, y टू द पावर y इंटू s टू द पावर y। कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पर आएगा x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू s टू द पावर क्या x प्लस y। मल्टीप्लिकेशन है ना इन दोनों का, मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होता है? एडिशन, वही मैं यहां पर कर रहा हूं। बात को समझो। अब पॉइंट ऐसा है कि हमें वेरी शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यू में अलग अलग सॉल्ट देके वहां पर सोलुबिलिटी और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन पूछा जाएगा। बात को समझो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने कहा कि AgBr है। अभी देखो एवरीबॉडी AgBr है, तो AgBr में Ag का कोएफिशिएंट भी 1 है और Br का कोएफिशिएंट भी 1 है, मतलब x भी 1 है और y भी 1 है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला यूज करो, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, s का पावर 1 प्लस 1, मतलब अपने पास फॉर्मूला आएगा KSP इज इक्वल टू s टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2, मतलब KSP इज इक्वल टू s स्क्वायर।
अब यस के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हो, अंडर रूट के एस पी, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। एक तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट देगा, सोलबिलिटी पूछेगा, नहीं तो सोलबिलिटी देके सोलबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन फॉर्मूला हर बार बदलता है। देखो एवरीबॉडी, जैसे मैंने कहा मेरे पास MgCl2 है, कंसेप्ट समझो बच्चों, एक कैटायन है, दो आनायन है। अभी मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 है बट y का वैल्यू 2 है अभी। तो इधर देखो, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 1 4, यस का पावर 1 प्लस 2 मतलब 3 हो गए ना। तो इसीलिए आप ऐसा बोलेंगे के एस पी इज इक्वल टू 4 यस, क्या बच्चों, क्यों। अब इसको यस के लिए भी आप रीअरेंज कर सकते हो। सॉल्ट कैसा है, कितनी वैल्यू है एक्स और वाई की, उस हिसाब से। जैसे देखो प्रीवियस 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि CCl4 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, CCl4। अब CCl4 में x की वैल्यू 1 है बट y की वैल्यू देखो कितनी है, 4 है। तो 1 का पावर 1 है बट 4 का पावर 4 है। अब 4 4 था 16, 16 4 था 64, 64 इंटू 4 करना पड़ेगा हमें। 64 इंटू 4 किया तो वो हो जाएगा 256। और यस का पावर 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 मतलब ये आ जाएगा बच्चों कितना, 5, बन गया फॉर्मूला आराम से। मैं ये काय के लिए बता रहा हूं आपको, रिलेशन पूछा जा सकता है हमें वेरी शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यू में, या हमें इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये दिमाग में फिट हो। क्लियर। अब इसमें और एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या है, देखो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कब बनेगा, प्रेसिपिटेशन समझता है ना, जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो अगर अनडिजॉल्व हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या कंडीशन है, देखो अब ये समझने के लिए आपको और एक कंसेप्ट समझनी पड़ेगी, और वो कंसेप्ट है आयोनिक प्रोडक्ट। कौन सा, आयोनिक प्रोडक्ट। अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं दिया हुआ है बोर्ड के टेक्स्ट बुक में। आयोनिक प्रोडक्ट समझो, जैसे वही सॉल्ट है AXBY, अभी अभी हमने लिया हुआ, अब ये डिसोसिएट हुआ, तो X नंबर ऑफ A प्लस Y नंबर ऑफ B माइनस। तो आयोनिक प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो एवरीबॉडी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, समझाता हूं कहां से आया। अगर आप ध्यान देंगे, ये तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा मैंने, आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, और हर आयन के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख रहा हूं, ये तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है आराम से। सेम फॉर्मूला यूज होता है आयोनिक प्रोडक्ट के लिए भी, सिर्फ दोनों में अंतर ऐसा है कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट पर निकालते हैं हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस कैसी है, सेम। एंड आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो कहां पर भी हो सकता है, बिफोर द सैचुरेशन भी हो सकता है, एट द सैचुरेशन भी हो सकता है, आफ्टर द सैचुरेशन भी हो सकता है। आराम से सुनो, 2 मिनट का कंसेप्ट है, मेरे तरफ ध्यान देना। पहली कंडीशन मैंने दिया कि अगर KSP इक्वल टू IP है, तो मतलब सोलबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट अगर सेम है, तो मतलब अभी आप समझिए, जितना सोलबिलिटी प्रोडक्ट है उतना ही आयोनिक प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट पर है। कितने आयन है वहां पर, जितने डिजॉल्व हो सकते हैं। अब जितने डिजॉल्व हो सकते हैं उतने ही आयन है, तो डिजॉल्व ही रहेंगे ना, प्रेसिपिटेट कैसे होंगे। तो हम यहां पर बोलेंगे देयर इज अ नो प्रेसिपिटेशन, लिख रहा हूं नो PPT, PPT मतलब प्रेसिपिटेशन। दूसरा कंसेप्ट देखो, अगर मैंने कहा कि KSP इज हायर देन IP, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट छोटा है, बात को समझो, जितना डिजॉल्व हो सकता है उतना आयन मतलब सोलबिलिटी प्रोडक्ट है कि नहीं। हम बोल रहे हैं उससे भी कम है, उससे भी कम है मतलब वो तो और डिजॉल्व कर सकता है। अब जिसमें और सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है वो प्रेसिपिटेट कैसे होगा, उसकी तो कैपेसिटी और ज्यादा है, वो तो और चाहता है।
समझ रहे हो ना? और ज्यादा है उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी, तो यहाँ पर भी पीपीटी नहीं बनेगा आराम से। अब इसका मतलब एक ही तो कंडीशन बचा है, और वो कंडीशन ऐसा है कि अगर केएसपी से ज्यादा है, कौन ज्यादा है? आईपी। तो अब देखो आराम से, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है किससे? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट से। मतलब जितना इधर इक्विलिब्रियम पे आयन चाहिए उससे ज्यादा आयन प्रेजेंट है, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज्यादा प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली ली चार्टलेस प्रिंसिपल अगेन, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो प्रोसेस गेट रिवर्स, और ये प्रोसेस अगर रिवर्स आया तो यहाँ पर बन जाएगा क्या रे बच्चों? पीपीटी, प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। मतलब प्रेसिपिटेशन एक ही कंडीशन में बनता है, when ionic product is more than solubility product, when ionic product is more than solubility product, वहां पर प्रेसिपिटेशन बनता है, अदर कंडीशन पे नहीं। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड। ओके, तो इस हिसाब से सोलुबिलिटी का कंसेप्ट समझा। समझा क्या बताओ? फिर आगे एक छोटा सा पार्ट है 5-10 मिनट का, कॉमन एंड इफेक्ट, उतना अपन कवर करेंगे, फिर अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं कि एमसीक्यू आ सकता है इस पार्ट के ऊपर, डेफिनेशन आ सकता है, या डेरिवेशन जो मैंने बताया सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये जो आईपी और केएसपी के फॉर्मूले हैं वो आपको याद कर लेने हैं। ओके, अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमने बहुत सारा ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज नथिंग बट द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेट। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब डेफिनेशन सुनो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, the degree of dissociation of weak electrolyte get suppress, कम हो जाएगा, the degree of dissociation of weak electrolyte get suppress due to addition of another strong electrolyte containing common ion। जैसे एक बार, the degree of dissociation of weak electrolyte get suppress हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। The degree of dissociation of a weak electrolyte get suppressed due to addition of another strong electrolyte containing common ion। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा अगर आपने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा एक आयन होना चाहिए, मतलब एक कॉमन आयन होना चाहिए दोनों में। कॉमन आयन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस होगा, कम हो जाएगा, उस इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, थ्योरेटिकल पॉइंट है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है एवरीबॉडी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एसिडिक बफर में एक एग्जांपल देखा था, एसिडिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है। अब एसिडिक एसिड वीक एसिड है, आराम से यही कंसेप्ट उधर अप्लाई हुआ था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। वीक एसिड है, अब वीक एसिड डिसोसिएट हुआ तो CH3COO माइनस प्लस, क्या बेटे? H प्लस। अब ये वीक एसिड है, 100% डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब डिसोसिएशन करेगा लेकिन पूरा नहीं करेगा, तो एक स्टेज आएगा ना जहां पर ये इक्विलिब्रियम में है आयन और उसके अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अब हमने इसमें, सुनो रे बच्चों, दो चांसेस में ले रहा हूं। पहला समझो मैंने इसमें HCl डाला, आराम से सुनो। अब HCl में कौन है? H प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, अब इसमें देखो एवरीबडी H प्लस आयन कॉमन है कि नहीं? अगर इसमें H प्लस आयन कॉमन है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना। ओके, तो एक कॉमन आयन आ गया, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट होगा, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, ये प्रोसेस बैकवर्ड आएगा। बात को समझो, क्यों बैकवर्ड आया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। यही रीजन है फॉर द प्रेसिपिटेशन, यही रीजन है फॉर द बफर एक्शन। सिर्फ आपको थोड़ा सा वो जो टर्म है ना वो कनेक्ट करनी आनी चाहिए। ओके, कौन सा पार्ट किससे? कॉमन आयन इफेक्ट का ही पार्ट है। अभी देखो आराम से, इसमें हमने और एक पार्ट देखा था कि अगर हम इसमें सोडियम एसिटेट डालते हैं, सोडियम एसिटेट मतलब CH3COO यानी गिव्स, क्या रे बच्चों? CH3COO माइनस प्लस क्या? Na प्लस। ध्यान से देखो, अब इसमें भी तो एक कॉमन आयन है ना,
कौन सा आयन कॉमन है? एसीटेट आयन। ओके, तो एसीटेट आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना। और अगर कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, मतलब वो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। बात को समझो। आप कोई ऐसा सोच सकता है, सर ये क्यों बैकवर्ड नहीं जा रहा है? बच्चों, वो रिएक्शन का नेचर जो है, से ये जो मैंने 2 रिएक्शन एग्जांपल लिए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, उनका जो नेचर है वो इरिवर्सिबल है, वो बैकवर्ड होता ही नहीं। बैकवर्ड तो फर्स्ट रिएक्शन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, किसका? वीक एसिड का। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग का रिएक्शन बैकवर्ड जाता ही नहीं, उसका वो नेचर ही नहीं, वो कैरेक्टर ही नहीं, वो सिर्फ फॉरवर्ड करता है, नॉट अ बैकवर्ड। ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज नथिंग बट आयोनिक इक्विलिब्रियम। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, ओके, तो ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही लाइव लेक्चर के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको मैं जो वीडियो अपलोड करूँ, लाइव लेक्चर लूँ, उसका इंफॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।